हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ मिलती है एजुकेशन एकदम फ्री, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2-3 वीडियोस के बाद आपसे कोई कूपन कोड मांगे या कोई अमाउंट चार्ज करें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स बिलीव करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड वो भी बिल्कुल फ्री, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा कर पाएं। तो इसी नोट के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी नई यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 4, क्वांटिटेटिव बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसी यूनिट में सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोस्टैटिस्टिक्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है ये बायोस्टैटिस्टिक्स है क्या? अगर आपको ये जानना है एंड इसके एक एक कंसेप्ट क्लियर करना है तो ये पूरे वीडियोस आप अच्छे से देखोगे एंड एंड में मेरे साथ एमसीक्यू सॉल्व करोगे। एंड आई प्रॉमिस यू बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो ये पूरा टॉपिक आपको एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक के साथ, और सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या है। सो स्टूडेंट्स, आपके अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स क्या हो सकता है? आपके अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स क्या हो सकता है? तो स्टैटिस्टिक्स हमें क्या प्रोवाइड करता है? स्टैटिस्टिक्स हमें डेटा प्रोवाइड करता है। तो स्टैटिस्टिक्स का मेन रोल है टू प्रोवाइड द डेटा। एंड ये डेटा जो है ये हम क्या यूज करते हैं? इस डेटा का हम यूज करते हैं स्टडीज में, जर्नल्स में, रिसर्च में। ये जो साइंटिस्ट हैं ये सालों साल स्टडीज करते हैं, रिसर्च करते हैं। ये किस बेसिस पे करते हैं? इस डेटा के बेसिस पे। एंड ये डेटा ये जो डेटा प्रोवाइड करने का मेन काम है वो किसके अंडर आता है? स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली हमें क्या करता है? प्रोवाइड करता है रॉ डेटा। कैसा डेटा? रॉ डेटा। अभी ये डेटा कैसा है? रॉ है। अभी इसको हम मॉडिफाई करेंगे, इस पे रिसर्च करेंगे, इसका कंक्लूजन देंगे। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का काम क्या है? टू प्रोवाइड द रॉ डेटा। नाउ ये जो रॉ डेटा है इसको हम किस फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे? बहुत ही प्रेजेंटेबल फॉर्म में। लाइक देन वील प्रेजेंट दिस डेटा। प्रेजेंट डेटा करेंगे हम को बहुत ही प्रेजेंटेबल फॉर्म में। एंड वो फॉर्म क्या है? वो फॉर्म हो सकता है हमारा टेबल के फॉर्म में, या फ्लो चार्ट के फॉर्म में, या ग्राफ्स के फॉर्म में, या स्केल्स के फॉर्म में, बेसिकली, या बहुत सारे एनालिटिकल फॉर्म में। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स ने क्या करा? स्टैटिस्टिक्स का काम है टू प्रोवाइड दी रॉ डेटा। बहुत ध्यान से सुनो, इसका काम क्या है? टू प्रोवाइड दी रॉ डेटा। नाउ ये जो रॉ डेटा है इस डेटा को हम प्रेजेंट करेंगे किस फॉर्म में? ग्राफ के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, स्केल्स के फॉर्म में। तो इन सारे फॉर्म में हम इसको प्रेजेंट करेंगे। अब स्टूडेंट्स, यही जो डेटा है, ये जो डेटा है, अगर ये डेटा हमारे बायोलॉजिकल काम में आया, ये डेटा, बहुत ध्यान से सुनो, ये जो स्टैटिस्टिकल डेटा है यही डेटा हमारे बायोलॉजिकल काम में आया या तो फार्मास्यूटिकल काम में आया, तो उसको हम क्या कहेंगे? बायोस्टैटिस्टिक्स। क्या कहेंगे? बायोस्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली अभी तक हमें ये क्लियर हो गया है कि स्टैटिस्टिक्स हमें डेटा प्रोवाइड करता है, वो भी कैसा? रॉ डेटा। एंड ये रॉ डेटा उसको हम प्रेजेंट करते हैं किस फॉर्म में? टेबल के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, स्केल्स के फॉर्म में। और यही स्टैटिस्टिकल डेटा अगर हमारे बायोलॉजिकल काम में आया, जैसे कि मेडिकल पर्पस में आया, ठीक है, मेडिकल पर्पस में आया या फार्मास्यूटिकल पर्पस में आया, ठीक है, मेडिकल पर्पस में आया या फार्मास्यूटिकल पर्पस में आया, एंड उस डेटा को जो हमारे मेडिकल या फार्मास्यूटिकल के काम आ रहा है उसको हमने क्या कहा? बायोस्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली बायोस्टैटिस्टिक्स क्या हुआ? एक डेटा जो किसके काम आ रहा है? मेडिकल के काम में आ रहा है या फार्मास्यूटिकल के काम में आ रहा है। अब स्टूडेंट्स, ये जो डेटा है जो मैम कब से बोले जा रही है, डेटा डेटा डेटा, ये डेटा आप लाओगे कैसे? इसको आप यूज कैसे कर रहे हो? तो बच्चों बहुत आसान स्टेप है, बस गिनतियों में रखना है। ये स्टेप किस में रखना है?
फिंगर टिप्स पे रखना है। सबसे पहले जब भी आपको कुछ डेटा चाहिए रहता है तो क्या चाहिए रहता है, डेटा का कलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आप क्या करोगे, कलेक्शन करोगे। करोगे कि नहीं करोगे, ऐसे थोड़ी ना डेटा आपको मिल जाएगा, यू हैव टू कलेक्ट द डेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कलेक्ट द डेटा एंड आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा यू विल ऑर्गेनाइज द डेटा। अब क्या करा आपने, ऑर्गेनाइज कर लिया। अब मैम ने इतना तो बता दिया कि मैंने सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करा, फिर मैंने क्या करा, डेटा को ऐसे ऑर्गेनाइज कर दिया। क्यों ऑर्गेनाइज करा, क्योंकि अगर वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहेगा तो मेरे को समझ आएगा, मेरे दिमाग में रहेगा, अच्छा मेरा डेटा ऐसे ऑर्गेनाइज्ड है, अब मुझे इस डेटा को कैसे यूज करना है मेरे को सब क्लियर है। तो उसके बाद ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर जब मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया अपने डेटा को, फिर हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं। क्या करते हैं, समराइज करते हैं। तो फाइनली हमने डेटा को कलेक्ट करा, फिर हमने डेटा को ऑर्गेनाइज करा, फिर हमने डेटा को समराइज करा एंड उसके बाद जब समराइज कर दिया उसके बाद हम उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करना भी तो इंपॉर्टेंट है। जब तक कोई भी डेटा कलेक्ट करा है उसका एनालाइज नहीं होगा तब तक आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो एनालिटिकल एनालाइज करना डेटा को उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कलेक्ट करना। अब आपने डेटा एनालाइज कर दिया, अब क्या होगा, उसका इंटरप्रिटेशन। क्या होगा, इंटरप्रिटेशन। तो फाइनली इंटरप्रिटेशन। सो फाइनली मैंने डेटा को, शुरू से करते हैं, ठीक है। फाइनली मैंने डेटा को क्या करा, ये रहा, मैंने अपने डेटा को सबसे पहले क्या हुआ, उसका कलेक्शन। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा। क्यों, कलेक्शन ऑफ डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक आप डेटा को कलेक्ट नहीं करोगे उसकी स्टडी कैसे हो पाएगी। तो कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके बाद जब मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया अब मैं क्या करूंगी, डेटा को ऑर्गेनाइज। तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब मैंने क्या करा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब मैंने डेटा का कलेक्शन कर लिया, मैंने डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया। अब ऑर्गेनाइज करने के बाद मैं क्या करूंगी, डेटा को समराइज। तो समराइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। तो सबसे पहले आप तो चीजों को कलेक्ट करते हो, फिर उन्हें ऑर्गेनाइज करके अलग अलग चीजों में डिवाइड करते हो। अब डिवाइड करने के बाद कुछ समराइज तो करोगे, इसका ये हुआ, इसका फाइनली ये कुछ समझ आया मुझे। तो समराइजेशन के बाद आप क्या करोगे, उसका एनालाइज करोगे। क्या करोगे, उसको एनालाइज करोगे। एंड जब आप फाइनली एनालाइज कर लोगे उस डेटा को तो उस डेटा का क्या होगा, इंटरप्रिटेशन। एंड देन फाइनली वी विल डू इंटरप्रिटेशन। तो अब मैंने इंटरप्रेट कर दिया, और इंटरप्रेट को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपसे बोलूं तो मैंने समझ लिया और मैंने फाइनली रिजल्ट निकाल दिया अपने डेटा का। और इसी को अगर आप एक बेसिक एग्जांपल से समझो तो बाय द एंड ऑफ स्कूल के ईयर में आपकी टीचर क्या कैलकुलेट करती है, आपका पूरे साल का अटेंडेंस। एंड उस अटेंडेंस के लिए डेटा चाहिए रहता है। वो सिंपल सा डेटा कैसे लगता है, रोज सुबह आप आते हो और क्या बोलते हो, प्रेजेंट मैम, एब्सेंट मैम। तो फाइनली ये प्रेजेंट एब्सेंट करने के पास टीचर के पास क्या आ गया, डेटा आ गया जो उसने पूरे साल भर कलेक्ट करा था। एंड देन उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद वो क्या करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं कि चलो इस बच्चे ने इस महीने इतनी छुट्टियां ली थी, इस महीने ये पूरा आया था। तो डेटा को ऑर्गेनाइज करा मंथ के अकॉर्डिंग, डेज के अकॉर्डिंग। आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन डेटा का समराइजेशन हुआ कि समरी निकाली कि इस बच्चे ने बहुत रेगुलर रहा है, ये बच्चा बिल्कुल इरेगुलर रहा है। तो एक डेटा का समरी निकाली हमने। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, हमने उसका फाइनली उस पे परसेंटेज निकाला कि इसकी 99% है, ये बच्चा बहुत अच्छा है, फुल अटेंडेंस वाला है, ये बच्चा थोड़ा सा खराब है, इसकी 50% अटेंडेंस है। तो ये मैंने क्या करा,
डेटा का एनालाइज करा और लास्ट में जब मैंने रिजल्ट दिया कि इस बच्चे का अटेंडेंस अच्छा है, ये पास होगा, इसकी अटेंडेंस कम है, ये फेल होगा, तो मैंने क्या करा, फाइनली अपने डेटा का इंटरप्रिटेशन कर दिया एंड मैंने रिजल्ट और कंक्लूजन निकाल दिया। तो कितना आसान हुआ। सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करा, फिर डेटा को ऑर्गेनाइज करा, उसके बाद डेटा को समराइज करा एंड देन उसके बाद डेटा को एनालाइज करा एंड देन फाइनली क्या करा, डेटा का इंटरप्रिटेशन। सो बेसिकली ये प्रोसेस होती है हमारी किसकी, डेटा को कलेक्ट करने की। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको समझना है, वो है डेटा का और वेरिएबल का। ये दो चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डेटा क्या है और वेरिएबल क्या है। तो इसको हम समझते हैं कुछ ऐसे, चलो यहां मैं लिखती हूं नेम, यहां मैं लिखती हूं एज, यहां मैं लिखती हूं हाइट। तो ये 3 कैटेगरीज मैंने ली। अब मैं इन कैटेगरीज में फिल कर देती हूं। तो एक बच्चा है जिसका नाम है ए, एक बच्चा है जिसका नाम है बी और तीसरा बच्चा है जिसका नाम है सी। अब इसी बच्चे की एज क्या है, एक बच्चे की है 16 साल, एक बच्चे की है 17 साल और एक बच्चे की है 18 साल। अब हाइट क्या है, इस बच्चे की हाइट है 5 फीट, इसकी हाइट है 6 फीट और इसकी हाइट है 6 एंड 6.2 कर दें, 6'2" का बच्चा है ये, ठीक है, ये बच्चा 6'2" का है। तो फाइनली मैंने हाइट कर दी। अब आप मुझे बताओ कि ये जो चीज है नाउ, ए क्या बी से सिमिलर है, बी क्या सी से सिमिलर है, नहीं। तो यहां पे इनकी वैल्यूज क्या हो रही हैं, वेरिएट कर रही हैं। तो ये क्या हुआ, वेरिएबल। तो वेरिएबल कोई चीज कब कहते हैं, जब वो कॉन्स्टेंटली चेंज कर रही है पर्सन टू पर्सन। क्या ए का नाम बी जैसा है, नहीं। क्या बी का नाम सी के जैसा है, नहीं। तो ए बी सी क्या है, वेरिएबल। क्यों, क्योंकि ये चेंज हो रहे हैं। एंड इसी की जगह अगर मैं बोलूं नेम, तो ये क्या हुआ, नेम क्या हुआ, नेम इंसान का चेंज कर रहा है। तो नेम तो हो गया मेरा वेरिएबल, ठीक है, नेम हो गया मेरा वेरिएबल। एंड क्या एज इन तीनों की सेम है, नहीं। तो एज भी हो गई मेरी वेरिएबल। अब आप मुझे बताओ क्या हाइट इन तीनों की सेम है, नहीं। तो हाइट भी क्या हो गई, वेरिएबल। अब इनका जो वेरिएबल के डेटा है ये क्या होगा, ये होगा मेरा डेटा। तो जो वेरिएबल जो चेंज हो रहा है, ये जो यूनिट्स है मेरे पास जो डिस्क्राइब कर रही हैं मेरे वेरिएबल को, ये क्या हुआ, मेरा डेटा। तो ये पूरा है मेरे पास डेटा। तो कितना आसान हुआ ये समझना कि डेटा क्या चीज है, जो वेरिएबल को बता रहा है कि वो क्यों वेरिएबल है। नाउ नेम वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि ए बी जैसा नहीं है, बी सी जैसा नहीं है। तो ए बी सी जो बता रहा है कि नेम वेरिएबल है, वो क्या हुआ, डेटा हुआ। अब क्या ए वाले की एज सेम है बी वाले की एज से, नहीं। तो ये जो 16 और 17 एज है, ये क्या है, डेटा। और ये क्या प्रूफ कर रहा है कि जो एज है वो वेरिएबल है। तो ये कंसेप्ट क्लियर है कि डेटा और वेरिएबल का मेन डिफरेंस क्या होता है, क्लियर। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब डेटा तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन डेटा के भी टाइप्स होते हैं, डेटा के भी टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ डेटा क्या होते हैं, डेटा ब्रॉडली अगर आप क्लासिफाई करो स्टूडेंट्स, तो 2 कैटेगरीज में होता है। एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। एक क्या होता है, क्वांटिटेटिव। सो बेसिकली हमें क्या पता चला कि जो डेटा है वो 2 टाइप का होता है ब्रॉडली। क्या, पहला होता है क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। नाउ इनके नाम में देखो, क्वालिटेटिव क्या बोल रहा है, ये क्वालिटेटिव। तो ये न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होगा, ये कैसा होगा, नॉन मेजरेबल। आप इसको मेजर नहीं कर सकते, आप क्वांटिटेटिव डेटा को मेजर नहीं कर सकते। आप क्वांटिटेटिव डेटा में ये बता सकते हो कि ये कम है, ये ज्यादा है, इसकी हाइट लंबी है, इसकी हाइट छोटी है, इसका वेट ज्यादा है, इसका वेट कम है। लेकिन आप
नंबर के फॉर्म में नहीं दे सकते। तो जब भी कोई सेंस से रिलेटेड चीजें होती है लाइक पेन, स्मेल, सेंस, सारे सेंसेस, ये किसके अंडर आते हैं? हमारे क्वालिटेटिव डेटा। क्यों स्टूडेंट्स? क्यों? क्योंकि इसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो जिस डेटा को हम काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि ये ज्यादा है, ये कम है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव डेटा। एंड ऑन द अदर हैंड क्वांटिटेटिव डेटा क्या होगा? क्वांटिटी। इसके नाम में लिखा है क्वांटिटी, तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा क्वांटिटी कितनी है, ये मेजर हो सकता है, तो ये कैसा है? मेजरेबल। एंड ये क्या बताएगा? क्वांटिटी बताएगा। वेयर एज जो क्वालिटेटिव डेटा है, क्या वो मेजर बताएगा? नो, वो क्या बताएगा? कि कोई भी चीज ज्यादा है या कम है। क्वांटिटेटिव डेटा ऑन द अदर हैंड हमें बता देगा कि ये आप मेजर कर सकते हो, इसमें नंबर है, इसमें आप बता सकते हो कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, लेकिन आप क्वालिटेटिव डेटा की नहीं बता सकते। अब क्वालिटेटिव जो डेटा रहता है वो फर्दर दो टाइप का रहता है। कैसा रहेगा? वो रहेगा हमारा नॉमिनल, वो रहेगा हमारा नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। कैसा रहेगा? नॉमिनल या ऑर्डिनल। नाउ नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्टैंड्स फॉर नो, ठीक है। एंड क्वालिटी, तो उसको याद कैसे रखेंगे हम? कि मम्मी कहती है ना, तुम में तो कोई अच्छी बात ही नहीं है, नो क्वालिटी एट ऑल। तो नो क्वालिटी से याद रखेंगे हम कि नो क्वालिटी मतलब नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड क्वालिटेटिव डेटा। इज दैट क्लियर? तो हमने याद कर लिया कि क्वालिटेटिव डेटा दो टाइप का होता है नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। अब नॉमिनल के अंदर क्या होगा? तो नॉमिनल के अंदर आता है एग्री या डिसएग्री। अब मैम ये क्या चीज है? मतलब नॉमिनल डेटा में सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हैं, ओनली टू पॉसिबिलिटीज। कैसी? ओनली टू पॉसिबिलिटीज। मतलब या तो आप एग्रीड हो या तो आप डिसएग्रीड हो, या यस या नो। तो बेसिकली दो ही पॉसिबिलिटी होती है। तो जब दो ही पॉसिबिलिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? नॉमिनल डेटा। जैसे जब भी आपने सुपरमार्केट से शॉपिंग करी हो तो वो आपको एक फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं ना, तो उस फीडबैक फॉर्म में क्या आता है? यस या नो। आपको हमारी सर्विस अच्छी लगी तो टिक करिए यस, नहीं लगी तो टिक करिए नो। तो ये क्या है? ये है नॉमिनल डेटा। इससे क्या होगा? इससे वो बताएंगे कि अच्छा हमारे इसमें ये कमी है, अच्छा हम यहाँ अच्छा कर रहे हैं। तो जब भी आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस है, या तो यस या तो नो, या तो एग्री या तो डिसएग्री, तो ये किस टाइप का डेटा हुआ? नॉमिनल डेटा। एंड अगर आपके पास ऑर्डिनल हो, तो ऑर्डिनल क्या रहता है स्टूडेंट्स? ऑर्डिनल डेटा हमेशा ये बताता है कि उस इंसान की क्वालिटी क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि या इस बच्चे की हाइट ज्यादा है या कम है, इसका वेट ज्यादा है या कम, तो लेस या मोर, ठीक है। तो जब भी हम लेस या मोर में बात कर रहे हैं तो क्या होगा? वो ऑर्डिनल डेटा। एंड उसी जगह अगर दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो यस एग्रीड या तो डिसएग्रीड, या तो यस या तो नो, तो वो किस टाइप का हुआ? नॉमिनल डेटा। अब आ जाते हैं हम किस पे? आ जाते हैं हम वापस से अपने आ जाते हैं क्वांटिटेटिव पे। तो क्वांटिटेटिव में क्या होगा? दो टाइप का रहता है। क्या? डिस्क्रीट एंड क्वांटिन्यूअस। तो कैसा रहेगा ये? डिस्क्रीट एंड क्वांटिन्यूअस। अब डिस्क्रीट कब होता है? डिस्क्रीट जब होता है जब स्केल फिक्स्ड रहता है। क्या रहता है? स्केल फिक्स्ड है, ठीक है। स्केल हमारा फिक्स्ड है। जैसे कि अगर मैंने आपको बात करा कि एक बच्चे की हाइट इतनी है, दूसरे की हाइट इतनी है, तो हाइट यूजुअली कैसे इंक्रीज होगी बच्चे की? पहले वो था 4 फीट 6 इंच का, फिर 4 फीट 7, फिर 4 फीट 8, फिर 4 फीट 9। तो ऐसे करते करते स्केल पे उसकी हाइट इंक्रीज हुई। मतलब स्केल क्या है? फिक्स्ड। तो जब भी स्केल फिक्स्ड रहता है उसमें क्या रहता है? हम डिस्क्रीट डेटा। एंड कॉन्टिन्यूअस डेटा क्या होगा? वेदर है।
वेदर चेंज हुआ, ठीक है, वेदर चेंज हुआ तो क्या होता है कि जब ज्यादा होता है तो प्लस माइनस, तो ऐसे में जब डेटा रहता है तो वो डेटा क्या रहेगा हमारा, क्वांटिन्यूस। तो वेदर ले लो, हार्ट रेट ले लो, ठीक है, टेम्परेचर ले लो, तो ये सारे डेटा किसके अंदर आते हैं, कॉन्टिन्यूस डेटा के अंदर। तो बेसिकली मैंने डेटा को क्लासिफाई किस में करा था, दो चीजों में। इस साइड क्या था, क्वालिटेटिव, मतलब वो मेजर नहीं हो सकता, वो सिर्फ आप बता सकते हो ज्यादा है या कम है। और दूसरे साइड मैंने क्या लिया था, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब आप क्वांटिटी बता सकते हो कि इसकी क्वांटिटी ज्यादा है या इसकी क्वांटिटी कम है। एंड नाउ ये जो क्वालिटेटिव डेटा है इसको आपने डिवाइड करा दो में, कौन कौन से, एक आपने करा नॉमिनल और दूसरा आपने करा ऑर्डिनल। नॉमिनल में सिर्फ यस या नो, एग्रीड या डिसएग्रीड, सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हैं। ऑर्डिनल में आप बता सकते हो कि इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है, ये मोटा है, ये पतला है, ये ठीक है, मीडियम है। तो ये क्या हुआ मेरा ऑर्डिनल डेटा। अब क्वांटिटेटिव डेटा जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसकी क्वांटिटी नंबर्स में दे सकते हो, उसको आपने फर्दर डिस्क्राइब किया डिस्क्रीट में। बस याद रखो डिस्क्रीट डेटा मतलब स्केल है, ठीक है, याद रखो डिस्क्रीट डेटा मतलब स्केल है। स्केल रहेगा फिक्स्ड तो वो हो गया हमारा डिस्क्रीट डेटा। स्केल कैसा है, क्वांटिन्यूस है, तो जैसे वेदर, हार्ट रेट, टेम्परेचर, वो क्या हुए मेरे क्वांटिन्यूस डेटा। तो अभी तक आपको अभी तक लेक्चर में समझ आ गया होगा कि हमने डेटा को कलेक्ट कैसे करा। अगर हमने डेटा को, स्टैटिस्टिकल डेटा को बायोलॉजिकल चीजों में यूज करा है तो वो क्या बनता है मेरा, बायो स्टैटिस्टिक्स। एंड बायोस्टैटिस्टिक्स में मेनली हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी स्टडी को यूज कर रहे हैं मेडिकल या फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डेटा होना। वो डेटा मुझे कहां से मिला, वो डेटा मैंने कलेक्ट करा, ऑर्गेनाइज करा, समराइज करा, एनालाइज करा और इंटरप्रेट कर दिया। अब डेटा तो कलेक्ट हो गया लेकिन डेटा के भी टाइप्स हैं, तो ये टाइप्स भी हमें क्लियर हो गए। अब हम जाते हैं कि डेटा के टाइप्स तो हमें पता चल गए, अब डेटा तो कलेक्ट हो गया लेकिन उस पर स्टडी करने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टैटिस्टिकल स्टडीज। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं बायोस्टैटिस्टिकल स्टडीज के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स, चलें, बढ़िया समझ आ रहा है ना अभी तक, चलो आ जाओ। अब बायोस्टैटिस्टिक्स, now biostatistics is a branch of applied statistics in many areas of biological including epidemiology, medical science, health sciences, pharmaceutical and environmental sciences। तो सबसे पहले जो मेरी बायोस्टैटिस्टिक्स है, बायोस्टैटिस्टिक्स अगर मैं इसको देखूं तो किन तीन चीजों के लिए यूज हो रही है, सबसे पहले ये यूज हो रही है बायोलॉजिकल पर्पस के लिए। नाउ बायोलॉजिकल पर्पस में क्या आएगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज, क्या आएगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज। अब इन्वायरमेंटल स्टडीज के अलावा क्या होगा, डेथ रेट, बर्थ रेट, तो सारे सर्वेस के लिए, ठीक है, सारे सर्वेस के लिए इसमें क्या आएंगे, डेथ रेट, बर्थ रेट, तो ये सारे सर्वेस हो गए। उसके बाद ये यूज किस में हो रही है, उसके बाद ये यूज हो रही है मेडिकल पर्पस में। किसके पर्पस में, मेडिकल पर्पस में। अब मेडिकल पर्पस में क्या, हम डिजीज के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है, हम डिजीज के बारे में पता लगाते हैं क्या, कि वो एंडेमिक है या पेंडेमिक है या एपिडेमिक है। तो ये सारी चीजें हमने क्या करा, या तो वो एंडेमिक है, पेंडेमिक है या एपिडेमिक है। तो ये सारी चीजें हमने क्या करा, यूज करा मेडिकल पर्पस का। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा फार्मास्यूटिकल पर्पस। क्या आता है, फार्मा पर्पस। तो फार्मा पर्पस में क्या होता है, अब हमने कोई बीमारी तो पता लगा दी लेकिन उस बीमारी की दवाई भी पता लगाना जरूरी है। अब हमें क्या पता कि वो दवाई असर करेगी कि नहीं करेगी पॉपुलेशन पे, तो वो करने के लिए हमें स्टडी करना पड़ता है, हमें रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, RCTs, दैट इज रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। अब ड्रग कितनी यूजफुल है उस डिजीज की, तो ड्रग डिजीज इंटरैक्शंस,
इन सब के लिए जब भी हम रिसर्च स्टडीज यूज करते हैं उसको क्या कहेंगे हम, फार्मास्यूटिकल पर्पस। तो बेसिकली बायोस्टैटिस्टिक्स इन 3 चीजों पे कंसर्न्ड है। सबसे पहले बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हम एनवायरमेंटल स्टडीज कर रहे हैं, हम सर्वेस करते हैं, ठीक है, तो इन सब के लिए। उसके बाद हम मेडिकल, अब एक डिजीज तो है, क्या ये एपिडेमिक है, क्या ये एंडेमिक है, क्या ये पेंडेमिक है, तो ये पता लगाने के लिए हम इसको मेडिकल यूज में लेते हैं। फिर फार्मास्यूटिकल, ड्रग इंटरैक्शंस देखने के लिए, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स के लिए। तो जब हम इन सब चीजों के लिए बायोस्टैट्स यूज करते हैं तो वो होती है हमारी फार्मास्यूटिकल बायोस्टैट्स। तो ये 3 मेन फील्ड है हमारी किसकी, बायोस्टैटिस्टिक्स की। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नाउ ये तो हमें क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्टिव बनाया, फिर हमने एक स्टडी का डिजाइन बनाएंगे, फिर हम एक सैंपल की साइज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम एनालाइज करेंगे, अब प्रोटोकॉल बनाएंगे, फिर प्रोटोकॉल की राइटिंग करेंगे। चलो इसको एक टैबुलर फॉर्म में समझते हैं। सबसे पहले हम एक एजेंडा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हम एक प्रोटोकॉल बनाएंगे कि मेरी स्टडी का ये प्रोटोकॉल है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, प्रोटोकॉल, एक एजेंडा बनाया, मेरी स्टडी का ये प्रोटोकॉल है। अब जब मैंने प्रोटोकॉल बना लिया उसके बाद मुझे क्या चाहिए, डेटा चाहिए ना। सबसे पहले तो भैया मुझे डेटा तो चाहिए पड़ेगा ना, बिना डेटा के मैं स्टडी कैसे करूंगी। तो मैंने प्रोटोकॉल तो बना लिया, अब डेटा भी तो चाहिए। अब जब डेटा आ गया तो उस पर डेटा जब मैंने कलेक्ट कर लिया तो मैं स्टडी करूंगी, उस पर क्या करूंगी, स्टडी करूंगी। सबसे पहले मैंने प्रोटोकॉल बनाया, फिर मैंने डेटा को कलेक्ट करा, फिर अब मैं उसकी स्टडी करूंगी। उसके बाद मैं स्टडी की मॉनिटरिंग करूंगी कि भैया मेरी स्टडी सही से हो रही है कि नहीं। अब जब स्टडी मॉनिटर हो गई तो सबसे लास्ट में मैंने क्या बताया था, डेटा का क्या होता है, एनालिसिस। तो मैंने डेटा का एनालिसिस करा, ठीक है। अब डेटा का जब एनालिसिस हो गया तो लास्ट में मैं क्या करूंगी, जल्दी बताओ, लास्ट में क्या होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। क्या होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो फाइनली मैंने डेटा का इंटरप्रिटेशन कर दिया और रिजल्ट दे दिया अपनी स्टडी का। तो शुरुआत कहां से हुई, ये प्रोटोकॉल बनाया, फिर डेटा को कलेक्ट करा, फिर डेटा के बाद स्टडी करी, उस पे स्टडी करने के बाद उस पे स्टडी की मॉनिटरिंग करी कि मेरी स्टडी सही जा रही है कि नहीं। उसके बाद डेटा का एनालिसिस करा एंड देन फाइनली इंटरप्रिटेशन एंड रिजल्ट, कंक्लूजन दे दिया कि ये मेरी स्टडी है जो ये कहती है। फाइनली इंटरप्रेट कर लिया। तो इज दैट क्लियर। इस पूरे तरीके से स्टार्ट होती है हमारी बायोस्टैटिस्टिकल प्रोसेस। कोई भी चीज, कोई भी रिसर्च इसी तरीके से इनिशिएट होती है। बहुत स्मॉल चीज है जो है प्रोटोकॉल, फिर हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। तो स्टार्ट हम किससे करते हैं, कोई भी स्टडी का प्रोटोकॉल के डेवलपमेंट से, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं डेटा। ये तो हमने देख ही लिया। डेटा 2 टाइप का रहता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा जो रहता है हमारा वो कैसा रहता है, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। नॉमिनल में क्या रहते हैं, जब मैंने आपको बताया कि यस या नो। ऑर्डिनल क्या है, जब भी मैं बता रही हूं कि वो डेटा कैसा है, हमारा स्केल में है, यस या नो। डिस्क्रीट, नाउ डिस्क्रीट डेटा क्या है हमारा, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट, जब भी कोई स्केल हो। एंड कॉन्टिन्यूस डेटा क्या है, जब भी हमारा डेटा कैसा है कि मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो या टेम्परेचर हो या प्रेशर हो, ये सारी चीजें किस में आती है, कॉन्टिन्यूस डेटा में। चलो अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आज का लेक्चर, दैट इज पी वैल्यू। क्या है ये पी वैल्यू, मैम ये तो सुना ही हमने पहली बार है, ये क्या है पी वैल्यू। तो स्टूडेंट्स पी वैल्यू है समथिंग, मतलब डेटा ऑफ समथिंग दैट प्रूव्स रॉन्ग। ये क्या बोला आपने, मतलब पी वैल्यू स्टैंड्स फॉर वैल्यू ऑफ समथिंग, क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग दैट इज ऑफ नल हाइपोथेसिस, ऑफ
नल हाइपोथेसिस प्रूविंग रॉन्ग। ठीक है, नल हाइपोथेसिस प्रूविंग रॉन्ग। अब मैम ये क्या चीज है, ये क्या बोल दिया आपने? चलो, पी वैल्यू हम एक सिंपल भाषा में समझते हैं कि ये एक प्रोबेबिलिटी है जो नल हाइपोथेसिस को गलत प्रूफ करती है। अब नल हाइपोथेसिस समझने के लिए मैं आपको एक बहुत आसान सा एग्जाम्पल समझाती हूं, और वो एग्जाम्पल है हमारा कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के बच्चों के मार्क्स बाकी बच्चों से सेम ही आते हैं, मतलब मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि मैग्नेट ब्रेन्स के जो बच्चों के रिजल्ट हैं वो बाकी बच्चों जितने ही आते हैं, तो मैं क्या कर रही हूं, हर इंसान को या हर चीज को इक्वल समझ रही हूं। तो यही है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग सभी कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो नल हाइपोथेसिस ट्रीट्स एवरीथिंग इक्वली। ठीक है, नल हाइपोथेसिस ट्रीट्स एवरीथिंग इक्वली, मतलब मेरी जो नल हाइपोथेसिस है वो कहती है कि भैया इस दुनिया में हर चीज कैसी है, बराबर है। लेकिन पी वैल्यू क्या है, पी वैल्यू प्रूव करती है कि ये नल हाइपोथेसिस रॉन्ग है। तो नल हाइपोथेसिस को रॉन्ग प्रूफ कौन करता है, मेरी पी वैल्यू। तो बेसिकली नल हाइपोथेसिस का मेन मानना है कि हर इंसान हर चीज बराबर है। मैग्नेट ब्रेन्स के बच्चे उतना ही स्कोर करते हैं जितने बाकी बच्चे करते हैं, ये कहा किसने, मेरी नल हाइपोथेसिस ने। लेकिन पी वैल्यू ने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैग्नेट ब्रेन्स के बच्चे ज्यादा स्कोर करते हैं बाकी बच्चों से। तो नल हाइपोथेसिस को रॉन्ग प्रूफ किसने करा, मेरी पी वैल्यू ने। तो पी वैल्यू इज वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नल हाइपोथेसिस प्रूविंग रॉन्ग। इज दैट क्लियर? अब इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब फॉर एन एग्जांपल मैं कहती हूं कि अभी हम एक बहुत बड़े पेंडेमिक से गुजरे हैं। अभी फिलहाल ही हमने कोविड-19 का सामना करा। अब कोविड-19 की वजह से मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, डेथ। जितने भी इंसान मरे हैं उस इंसान को अगर मैं वर्ल्ड वाइड एक रेट लूं तो उसको हम कहते हैं मोर्टेलिटी रेट या डेथ रेट। तो बेसिकली अगर मैं कहूं कि डेथ रेट इंक्रीज नहीं हुआ, जितना पहले था उतना ही अभी है, मतलब पेंडेमिक के पहले भी बिफोर एंड आफ्टर सेम है क्या, मेरा डेथ रेट। तो ये कहा किसने, मेरी नल हाइपोथेसिस ने। तो नल हाइपोथेसिस का कहना है कि डेथ रेट इज इक्वल बिफोर पेंडेमिक एंड आफ्टर पेंडेमिक। तो डेथ रेट इज इक्वल बिफोर पेंडेमिक एंड आफ्टर पेंडेमिक। तो ये किसने कहा, मेरी नल हाइपोथेसिस ने। अब आप मुझे बताओ, क्या डेथ रेट सेम है बिफोर पेंडेमिक एंड आफ्टर पेंडेमिक? नॉट एट ऑल। हमें पता है कि डेथ रेट बिफोर पेंडेमिक कितनी थी, इट वॉज 5.4 मिलियन वर्ल्ड वाइड। इतने लोग पूरी दुनिया में एक साल में मरते हैं। लेकिन आफ्टर पेंडेमिक, आफ्टर कोविड-19, यही डेथ रेट कितनी इंक्रीज हो गई, 14.9 मिलियन। 14.9 मिलियन लोग मरे हैं वर्ल्ड वाइड। कितने लोग मरे हैं, 14.9 मिलियन लोग मरे हैं वर्ल्ड वाइड आफ्टर पेंडेमिक। तो बेसिकली पी वैल्यू ने क्या बताया, मैंने एक पी वैल्यू निकाली कि ये जो नल हाइपोथेसिस है ये गलत है। क्यों? क्योंकि पेंडेमिक से पहले लोग कम मरे हैं एंड पेंडेमिक के बाद लोग ज्यादा मरे हैं। तो ये बताया किसने, मेरी पी वैल्यू ने।
लेकिन पी वैल्यू ये बताएगी कैसे? तो पी वैल्यू ये बताती है सिग्निफिकेंस की मदद से। कैसे बताएगी? सिग्निफिकेंस की मदद से। तो सबसे पहले तो आपने क्या करा? आपने डेटा निकाला, ठीक है। आप क्या करोगे? डेटा निकालोगे। आप पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग मरे हैं उनका डेथ रेट निकालोगे। आप देखोगे अच्छा यहाँ पे इतने लोग मरे, अच्छा यहाँ पे इतने लोग मरे। तो आपने क्या करा? एक पूरे वर्ल्ड का डेटा निकाला। अब आपने डेटा निकाल दिया। अब उसके बाद आप क्या करोगे? सिग्निफिकेंस निकालोगे। क्या निकालोगे? सिग्निफिकेंस। ये सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये सिग्निफिकेंस की वैल्यू होती है 0.05। इस चीज को याद रख लो, घोट लो, बड़े बड़े अक्षरों में दीवार पे लिख लो कि पी वैल्यू का डिग्री क्या रहती है? 0.05। तो ये क्या बताता है? सिग्निफिकेंस। मतलब सिर्फ 5%, ठीक है। क्या मतलब? 5%। मतलब मेरे 100% में सिर्फ 5% लोग हैं जो नल हाइपोथेसिस को सही मानते हैं। क्या थी मेरी नल हाइपोथेसिस? चलो यहाँ पे ना हम अच्छे से एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे मैं नल हाइपोथेसिस दे रही हूं। तो मेरी नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या है कि डेथ रेट बिफोर पेंडेमिक एंड आफ्टर पेंडेमिक इज इक्वल, ठीक है। डेथ रेट बिफोर पेंडेमिक एंड आफ्टर पेंडेमिक इज इक्वल। तो ये किसने कहा? मेरी नल हाइपोथेसिस ने। अब भैया मेरी नल हाइपोथेसिस ने ये कहा, तो सबसे पहले मैं नल हाइपोथेसिस को गलत प्रूफ करने के लिए क्या करूंगी? डेटा का कलेक्शन। क्या करूंगी? डेटा का कलेक्शन। अब मैंने डेटा को क्या कर दिया? कलेक्ट कर लिया। मैंने दुनिया भर से कलेक्ट करा कि यार कितने लोग मरे हैं, मैं पता तो करूं। तो मैंने देखा कि चलो इस कंट्री में इतने लोग मरे हैं, अच्छा इस कंट्री में इतने लोग मरे, इस कंट्री में इतने लोग मरे, इस कंट्री में इतने लोग मरे। तो मैंने क्या करा? डेटा को कलेक्ट करा। उसके बाद मैं क्या देखूंगी? सिग्निफिकेंस। क्या देखूंगी? सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस कितना है? इसकी वैल्यू मुझे पता है 0.05%। तो अगर मैंने 0.05 लिया मतलब सिर्फ 5% लोग मेरे 100% में, मतलब 100% में आउट ऑफ 100% ओनली 5% जो है वो क्या मानती है कि मेरी नल हाइपोथेसिस करेक्ट है। क्या मानती है? मेरी नल हाइपोथेसिस करेक्ट है। अब जो रिमेनिंग है वो क्या मानती है कि नल हाइपोथेसिस गलत है। तो इसको हम कैसे करते हैं? हम देखो, अगर कोई भी टेस्ट लिया, ठीक है, कोई भी टेस्ट लिया, अब मैं क्या करूंगी कि सबसे पहले देखूंगी सिग्निफिकेंस कितना है। सिग्निफिकेंस करने के बाद मैं क्या करूंगी? उस पे स्टडी करूंगी। क्या करूंगी? उस पे स्टडी करूंगी। तो यहां पे मैंने क्या करा? स्टडी करा। अब स्टडी के लिए मैं क्या करूंगी? टेस्ट लूंगी। क्या लूंगी? टेस्ट लूंगी। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूं? मैं करती हूं डेटा का कलेक्शन, ठीक है। उसके बाद मैं लेती हूं सिग्निफिकेंस कितना है। अब उस टेस्ट का सिग्निफिकेंस के लिए मुझे क्या चाहिए? पी वैल्यू। अब अगर मेरी पी वैल्यू, यहां पे मैं समझाती हूं, अब अगर मेरी पी वैल्यू, ठीक है, मेरी पी वैल्यू कितनी आ रही है? लेस देन 0.01 है। तो क्या हुआ? मेरा जो टेस्ट है, मतलब सिर्फ 0.1% लोग आउट ऑफ 100 क्या है? नल हाइपोथेसिस को करेक्ट मानते हैं। बाकी लोग क्या कहते हैं कि ये नल हाइपोथेसिस गलत है। तो ये क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। क्या हुई? मेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग टेस्ट हुआ, ठीक है। ये जो हुआ वेरी स्ट्रॉन्ग टेस्ट, मुझे पता है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी ही होगी। उसके बाद अगर मेरी पी वैल्यू 0.01
और 0.05 के बिटवीन में है तो स्ट्रॉन्ग। क्या हुई? मेरी स्ट्रॉन्ग हुई टेस्ट। अब यही जगह अगर पी वैल्यू, तो आपको बस याद रखना है ये है पी वैल्यू, ठीक है, ये है पी वैल्यू। अगर पी वैल्यू मोर देन 0.05% आई या मोर देन 10% आई तो मतलब मेरी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी? मेरी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। और यही अगर नल हाइपोथेसिस लेस देन 0.01% है तो नल हाइपोथेसिस क्या होगी? रिजेक्ट होगी। तो अब आप समझ रहे हो ये पी वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग तो सभी लोग बराबर हैं। मतलब अगर मैं कहूं कि अटेंडेंस फर्स्ट बेंचर्स की बराबर आती है बैक बेंचर्स के, ठीक है, अटेंडेंस फर्स्ट बेंचर्स की बराबर है बैक बेंचर्स से, ये किसने कहा? ये कहा मेरी नल हाइपोथेसिस ने। अब मैं क्या निकालूंगी? सिग्निफिकेंस निकालूंगी कि नहीं रुको एक मिनट, मुझे अटेंडेंस लाओ। पूरे साल भर की मैंने अटेंडेंस देखी, फिर मैंने क्या करा? उसका डेटा को एनालाइज करा एंड सिग्निफिकेंस निकाली। अगर मेरी सिग्निफिकेंस उस डेटा की लेस देन 0.01 है मतलब क्या हुआ? मेरी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। मुझे पता है कि फर्स्ट बेंचर्स की अटेंडेंस ज्यादा आती है बैक बेंचर्स से, तो मैंने क्या करा? नल हाइपोथेसिस को गलत प्रूफ करा। उसी की जगह अगर मेरी पी वैल्यू मोर देन 0.05% आ गई या मोर देन 10% आ गई मतलब मेरी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है। अब इसका क्या मतलब कि हाँ यार फर्स्ट बेंचर्स और बैक बेंचर्स की अटेंडेंस सेम है। तो पी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की। एंड उसी के बेसिस में हमें पता चलता है कि हमारी स्टडी एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई। इज दैट क्लियर? तो अब मैंने सिग्निफिकेंस निकाल लिया क्या कि मेरी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई। उसके बाद मैं क्या करूंगी? उस पे स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाऊंगी। अब डिपेंडिंग अपॉन मेरी पी वैल्यू उस पे टेस्ट लगेंगे। उस टेस्ट को लगाने के बाद लास्ट में कोई भी रिसर्च का या स्टडी का रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम लेते हैं अपनी पी वैल्यू। तो पी वैल्यू ने क्या करा? पी वैल्यू का काम है रिजेक्ट करना नल हाइपोथेसिस को। किसका काम है? नल करना नल हाइपोथेसिस को। ठीक है, मेरी नल हाइपोथेसिस हर इंसान को बराबर मानती है। ये बोलती है मैग्नेट ब्रेन्स के बच्चे इक्वल मार्क्स लाते हैं बाकी बच्चों से, तो मतलब नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये है। लेकिन मैं कहूंगी कि नहीं, इस स्टेटमेंट का पी वैल्यू लेस देन 0.01 है, मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई कि ऐसा नहीं है, मैग्नेट ब्रेन्स के बच्चे ज्यादा मार्क्स लाते हैं बाकी बच्चों से। तो मैंने पी वैल्यू से रिजेक्ट कर दी नल हाइपोथेसिस। अगर इसी की जगह मोर देन 10% रिजल्ट आ जाए तो क्या होगा? नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई मतलब मेरी स्टडी सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि नल हाइपोथेसिस तो सभी को ही बराबर मानती है। अगर मुझे मेरी स्टडी को सिग्निफिकेंट बनाना है तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो बताएगी कि नहीं यार ऐसा नहीं है, सब बराबर नहीं है। मेरी स्टडी तभी हो पाएगी जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। अब मैंने नल हाइपोथेसिस तो रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद मैं क्या करती हूँ? स्टडी पे टेस्ट लगाती हूँ। अब मैम ये स्टडी पे टेस्ट क्या होते हैं? तो बच्चों बहुत आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आपको बस एक सिंपल सा की समझना है। की क्या है कि मैम ने सबसे पहले डेटा बताया था, ठीक है, डेटा को हमने डिवाइड किया था क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में। अब डेटा जब मैंने कलेक्ट कर लिया तो मैंने कहा कि पी वैल्यू और नल हाइपोथेसिस कुछ था। तो पी वैल्यू का काम था टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो पी वैल्यू वाज वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नल हाइपोथेसिस प्रूविंग रॉन्ग।
तो मेरी पी वैल्यू से मुझे ये पता चल गया कि अब मुझे स्टडी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर पी वैल्यू रिजेक्ट हो गई, मतलब मेरी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, मतलब मेरी जो टेस्ट है वो सही है, मेरी स्टडी एकदम सही है। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई, मतलब मेरी स्टडी सही नहीं है। अब जब मैंने ये पता लगा दिया कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ या नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ, उसके बाद मैं उस पर टेस्ट लगाऊंगी। अब वो जो टेस्ट होते हैं वो फर्दर दो टाइप के होते हैं। एक होता है मेरा पैरामेट्रिक, और एक होता है नॉन पैरामेट्रिक। एक होता है पैरामेट्रिक और एक होता है नॉन पैरामेट्रिक। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको इतना क्लियर है कि पी वैल्यू क्या है। पी वैल्यू बस इतना दिमाग में रख लो कि ये नल हाइपोथेसिस को गलत प्रूफ करता है, और ये जो नल हाइपोथेसिस है इसका काम क्या है, सब इंसान को बराबर ट्रीट करना। इसको गलत प्रूफ करना है तो 0.05 जो मेरी पी वैल्यू है, 0.05 जो मेरी पी वैल्यू है, इससे कम आना चाहिए, तभी मेरी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। बस इतना याद रखो कि ये जो पी वैल्यू है 0.05 से कम आना चाहिए, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होना चाहिए, तभी मेरी टेस्ट बिल्कुल सही है। बस इतना सिंपल सा एक चीज याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये एक एग्जाम्पल है आपको समझाना, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेरे सॉक्स कहाँ गए। तो एक हाइपोथेसिस है जो कहती है कि एलियंस आ गए और एलियंस ने सॉक्स चुरा लिए। अब आप बताओ क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो पी वैल्यू, इसकी पी वैल्यू ने क्या करा, इसको रिजेक्ट करा, और रिजेक्ट करके क्या माना, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो पी वैल्यू इज प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग दैट रिजेक्ट्स नल हाइपोथेसिस। यहां पे नल हाइपोथेसिस कहती है कि तुम्हारे सॉक्स, एलियंस आए बाहर से और उन एलियंस ने ना तुम्हारे सॉक्स चुरा लिए, लेकिन मुझे पता है कि कोई एलियंस नहीं आए। क्या हुआ, मैंने ना अपने सॉक्स फोल्ड करके नहीं रखे थे, तो शायद मम्मा ने ना उठा के उस ड्रॉज में रख दिए होंगे, इसलिए मेरे सॉक्स नहीं मिल रहे। ये तुम्हें पता है कि ये सही है, लेकिन पी वैल्यू कहती है नहीं, एलियंस आए आसमान से और उन्होंने तुम्हारे सॉक्स चुराए होंगे। तो हमने क्या करा, हमने कहा कि गलत है ये। तो पी वैल्यू ने रिजेक्ट करी और सही हाइपोथेसिस बताई, क्या, कि तुम्हारे सॉक्स मम्मा ने उठा के उस ड्रॉज में रखे हैं। तो पी वैल्यू रिजेक्ट्स द नल हाइपोथेसिस एंड उसने क्या करा, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को माना। तो अगर मैंने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया तो हम लिखते हैं H0। तो मतलब नल हाइपोथेसिस, इसका क्या मतलब होता है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। चलो H0 का क्या मतलब होता है, नल हाइपोथेसिस, ठीक है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। और यही अगर मैं लिखूं HA का मतलब क्या होगा, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी H0 दिखे तो नल हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट कर लिया, और अगर आपको HA दिखे तो A देखना, A स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, तो आपने ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया। अब हम आते हैं स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस पे। तो हमने पढ़ा था कि स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस इज चांस दैट इज अनलाइकली टू हैपन। अगर अब मैंने स्टैटिस्टिकल किसी भी टेस्ट का सिग्निफिकेंट निकाला तो मैं किससे लेती हूँ, पी वैल्यू से, ठीक है। कोई भी टेस्ट स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट तब होता है जब उसकी पी वैल्यू 0.05 से कम है। तो अगर पी वैल्यू लेस देन 0.05 है तो वो टेस्ट कैसा होता है, सिग्निफिकेंट। और यहीं अगर उसकी पी वैल्यू मोर देन 0.05 रहती है तो वो टेस्ट कैसा होगा, नॉन सिग्निफिकेंट। कैसा होगा, नॉन सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंस से हमें ये समझ आ गया कि ये टेस्ट सही है या ये टेस्ट गलत है। चलो
अब हम आ जाते हैं टेस्ट पे, ठीक है। तो फाइनली आपने p वैल्यू कम है आपकी 0.05 से, आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, आपने नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर ली, तो फाइनली आप टेस्ट पर आ गए। अब आप अपनी स्टडी पे टेस्ट लगाओगे। वो टेस्ट कैसे होते हैं? दो टाइप के होते हैं, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। तो ये हमें समझ आ गया कि जो हमारे टेस्ट हैं वो नाम कैसे हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। अब सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों एक चीज बस याद रखनी है कि आप टेस्ट क्यों लगा रहे हो, पर्पस क्या है आपके टेस्ट लगाने का। तो इन सब चीजों से पहले आप बस इतना याद रखो, पर्पस, आपके टेस्ट का पर्पस क्या है, आपके टेस्ट का पर्पस क्या है। क्या आपके टेस्ट का पर्पस है कंपेयर करना? क्या आपके टेस्ट का पर्पस है कंपेयर करना, या आपके टेस्ट का पर्पस है उनके बीच में रिलेशन निकालना, या आपके टेस्ट का पर्पस है रिलेशन निकालना? अगर आपको ये चीज क्लियर हो जाए तो बहुत आसान है ये सेलेक्ट करना कि कौन सा टेस्ट लगाना है। अगर आपके टेस्ट का पर्पस क्या है, कंपेयर करना, जैसे फीमेल्स में ये बीमारी ज्यादा होती है मेल से, आप ये कंपेयर कर रहे हो, या मेल्स में ये होता है फीमेल से, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। और ऑन दी अदर हैंड आपको रिलेशन निकालना है कि यार ये दवाई इस बीमारी को बहुत अच्छे से ट्रीट कर देती है, ये दवाई इस बीमारी को ट्रीट नहीं कर पाती। तो यहाँ पे आप क्या निकाल रहे हो, रिलेशन निकाल रहे हो। तो जब ड्रग डिजीज इंटरैक्शन हो, जब ड्रग डिजीज इंटरैक्शन हो, कोई भी जब ड्रग डिजीज इंटरैक्शन हो, तो हम क्या करते हैं, रिलेशन पता करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी स्टडी का पर्पस देखना है कि क्या है मेरी स्टडी का पर्पस, क्या करना है मुझे मेरी पूरी स्टडी में। तो मैंने क्या करा, ये फाइंड आउट करा कि उसके बीच में क्या मैं कंपेयर कर रही हूँ दो चीज़ों का, कि ये चीज़ ज़्यादा है, वो चीज़ कम है, ये कम है, वो ज़्यादा है, तो ये क्या हुआ, कंपैरिजन। या मैं रिलेशन पता कर रही हूं उन चीजों का कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। तो जब मैंने ये फाइंड आउट कर लिया, जब मैंने ये फाइंड आउट कर लिया, क्या फाइंड आउट कर लिया कि मेरी जो स्टडी है, मेरी जो स्टडी है इसमें क्या है, कंपैरिजन है या क्या है, रिलेशन है। या तो मैं कंपैरिजन कर रही हूं या मैं रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रही हूं, ठीक है, या तो मैं रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रही हूं। ठीक है, जब मैंने ये पता लगा दिया कि मेरी स्टडी में या तो मैं कंपेयर कर रही हूं या तो मैं रिलेशन फाइंड आउट कर रही हूं, अब मैं क्या देखूंगी कि जो मेरा डेटा है, वो वाला डेटा, वो क्या क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। तो मैंने देख लिया कि मेरा डेटा या तो क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, ठीक है। तो जब आपने ये पता कर लिया कि आपका डेटा क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, अब आप इनको कैटेगराइज करोगे। एंड वो कैटेगराइज कैसे करोगे, अगर आपका डेटा कंपैरिजन कर रहा है, आपकी जो स्टडी है वो कंपैरिजन कर रही है, और किसका कंपैरिजन कर रही है, वो कंपैरिजन कर रही है हमारी किसका, क्वालिटेटिव स्टडी का। किसका करिए, क्वालिटेटिव। तो अगर कंपैरिजन है और क्वालिटेटिव डेटा है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, चाई स्क्वायर टेस्ट। क्या लगाते हैं, चाई स्क्वायर टेस्ट। अब इसको अगर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो मेरे पास क्या है, कंपैरिजन। अगर मैं देखूं कि फीमेल्स, मैंने क्या लिया, एक सैंपल लिया, यहाँ पे सैंपल कितना है, एक।
मैं सिर्फ फीमेल्स की बात कर रही हूं, यहाँ पे एक ही सैंपल है। तो मैंने देखा कि सैंपल मेरे पास फीमेल है और मैं कंपेयर क्या कर रही हूं कि उनकी हाइट मोर है या लेस है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, क्वालिटी बता रही हूँ। मैंने न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं लिया है हाइट, मैंने उसकी क्वालिटेटिव फॉर्म में लिया है। तो जब मेरे पास एक ही सैंपल है, वो है फीमेल्स, और फीमेल्स में मैं देख रही हूँ कि उनकी हाइट ज्यादा है या कम, नंबर नहीं, ज्यादा या कम, तो क्वालिटी बता रही हूँ। प्लस मैंने सैंपल एक ही लिया, तो उसमें क्या लगेगा, चाय स्क्वायर टेस्ट, मैंने कंपैरिजन करा है। ठीक है, अब इसी की जगह अगर मैं क्या लूं, अगर मैं कंपैरिजन करूं और कंपैरिजन के साथ साथ मैं दोनों चीजें देखूं, क्वांटिटी भी देखूं और क्वालिटेटिव भी देखूं, तो मेरा डेटा क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। तो उस केस में हम क्या लगाएंगे, टी टेस्ट। क्या लगाएंगे, टी टेस्ट। और यही अगर मेरे पास सिर्फ एक सैंपल है तो क्या लगता है, टी टेस्ट, वन सैंपल, टी टेस्ट। और यही अगर मेरे पास दो सैंपल है या दो से ज्यादा सैंपल है तो क्या लगेगा, टू सैंपल या मोर देन टू सैंपल, तो मैं लगाऊंगी अनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। क्या लगाऊंगी, अनोवा। तो यहां यूज होगा अनोवा टेस्ट। आपको बस नाम याद रखना है और कौन सा किसकी कैटेगरी में याद करना है, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि किस पे कौन सा टेस्ट लगेगा। तो बस एक सिंपल सा ट्रिक याद रख लो कि अगर कंपैरिजन है और क्वालिटी है तो चाय स्क्वायर, कंपैरिजन है, क्वांटिटी भी है, क्वालिटेटिव भी है और एक ही डेटा है, एक ही सैंपल है तो टी टेस्ट, दो से ज्यादा सैंपल है तो अनोवा। और इसी की जगह अगर रिलेशनशिप की बात कर रही हूं मैं, अगर रिलेशनशिप की बात कर रही हूं और क्वांटिटी है, रिलेशनशिप की बात कर रही हूं और क्वांटिटेटिव डेटा है, तो क्या लगता है, को रिलेशन। क्या लगता है, को रिलेशन। इज दैट क्लियर। तो तीन चीजें हैं जो आज हमें याद रखनी है, वो है अगर हमारे पास कंपैरिजन है और क्वांटिटेटिव डेटा है तो चाय स्क्वायर टेस्ट, हमारे पास कंपैरिजन है, क्वांटिटी भी है, क्वालिटेटिव भी है और एक सैंपल है तो टी टेस्ट, दो से ज्यादा सैंपल है तो एनोवा, और अगर हमारे पास रिलेशनशिप है और क्वांटिटेटिव डेटा है तो कोरिलेशन लगता है। इस चीज का, इस पेज का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ले लिया, चलो अगर आपने ये याद कर लिया ना बच्चों, सब समझ लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं हमारे रिजल्ट्स पे। अब जब हमने फाइनली रिजल्ट निकाला तो जो हमारे रिजल्ट होते हैं उसमें क्या आते हैं, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो आ सकती है, उनके टाइप्स भी होते हैं। तो जो हमारे रिजल्ट्स हैं अगर उनमें गड़बड़ आ गई, ठीक है, जो हमारे टेस्ट के रिजल्ट्स हैं उनमें गड़बड़ आ गई तो उसको क्या कहते हैं हम, एरर, कि भैया कुछ तो एरर आया है आपकी स्टडी में। अब ये एरर दो टाइप का हो सकता है, कैसा, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। अब ये टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या है, तो आ जाओ, ये चार कंडीशंस है जो आपको याद रखनी है। पहली कंडीशन है कि आप एक लेडी से कह रहे हो कि यू आर प्रेग्नेंट, ठीक है, यहां पे एक लेडी बनी हुई है एंड उस लेडी से डॉक्टर कह रहा है यू आर प्रेग्नेंट, मतलब पॉसिबिलिटी है, ठीक है, एक लेडी है और वो प्रेग्नेंट है और डॉक्टर उसे कह रहा है यू आर प्रेग्नेंट, तो ये पॉसिबल है। तो इसमें क्या हुआ, ट्रू पॉजिटिव। तो यहां पे लेडी जब प्रेग्नेंट है तो उसमें हम क्या करेंगे, लेडी प्रेग्नेंट है एंड उसको हमने क्या कहा, उसको हमने कहा ट्रू पॉजिटिव, ये पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल है, ठीक है, एक लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है।
अब उसी की जगह अगर एक अंकल है और उन अंकल को हमने कहा यू आर नॉट प्रेग्नेंट, लड़के प्रेग्नेंट हो सकते हैं नहीं, लेकिन हम तो कह रहे हैं ना अंकल से कि यू आर नॉट प्रेग्नेंट, तो यहां पे क्या होगा, ट्रू नेगेटिव। क्या हुआ, ट्रू नेगेटिव। क्या हुआ, ट्रू नेगेटिव, कि हम कह रहे हैं अंकल से कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो। अब तीसरी कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं कि यू आर प्रेग्नेंट, हम अंकल से कह रहे हैं कि यू आर प्रेग्नेंट, तो क्या अंकल प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो ये कैसा हुआ, फॉल्स, बिल्कुल ही गलत है, फॉल्स। और इसमें हम क्या कह रहे हैं, यू आर प्रेग्नेंट, मतलब एक पॉजिटिव चीज बता रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फॉल्स पॉजिटिव। क्या होगा ये, फॉल्स पॉजिटिव। और उसी की जगह एक प्रेग्नेंट लेडी है और उस प्रेग्नेंट लेडी को मैं कह रही हूं यू आर नॉट प्रेग्नेंट, तो ये कैसा हुआ, ये होगा फॉल्स नेगेटिव। वो प्रेग्नेंट है और उसके प्रेग्नेंट होने के बाद भी मैं कह रही हूं यू आर नॉट प्रेग्नेंट, तो वो कैसा हुआ, फॉल्स नेगेटिव। वो कैसा हुआ, फॉल्स नेगेटिव। तो 4 ही कंडीशंस पॉसिबल होती हैं, कोई भी टेस्ट की 4 कंडीशंस पॉसिबल हैं, 4 टाइप के एरर हो सकते हैं। अगर मैं कोई प्रेग्नेंट है और उस प्रेग्नेंट को ही मैं कहूं कि तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे पता है वो प्रेग्नेंट है और मैं उसे कह रही हूं तुम प्रेग्नेंट हो, तो यहाँ पे वो खुद भी प्रेग्नेंट है और मैं भी उसे कह रही हूँ प्रेग्नेंट है, तो ये कैसी हुई, ट्रू पॉजिटिव, दोनों ही चीजें फेवर में है। अब यहाँ पे वो अंकल प्रेग्नेंट नहीं है और हम उसे कह रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो, तो ये कैसा हुआ, फॉल्स ट्रू नेगेटिव, मतलब हमें पता है कि वो अंकल प्रेग्नेंट नहीं है और हम उन्हें यही कह रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट नहीं है तो नेगेटिव, तो ट्रू नेगेटिव। ठीक है, अब एक कंडीशन है, जब अंकल को हम कह रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हो, मतलब हम फॉल्स कह रहे हैं, ठीक है, और वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो हम उन्हें प्रेग्नेंट बोल रहे हैं कि यू आर प्रेग्नेंट, तो ये कैसा हुआ, फॉल्स पॉजिटिव। और इसी की जगह अगर मैं उनसे कहूं कि आप, एक प्रेग्नेंट लेडी को मैं कहूं कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो, तो ये कैसा हुआ, फॉल्स नेगेटिव। तो बेसिकली 4 ही कंडीशंस पॉसिबल हैं और इन 4 कंडीशंस में हमारे 2 टाइप के एरर पॉसिबल हैं। ठीक है, 2 टाइप के एरर पॉसिबल हैं। जब हम एक मेल को कह रहे हैं कि यू आर नॉट प्रेग्नेंट, और वो थी हमारी कौन सी, फॉल्स, हमारी फॉल्स पॉजिटिव, तो जब फॉल्स पॉजिटिव होता है तो वो कैसा होगा, टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर कब होगा, जब वो प्रेग्नेंट है और हम उसे कह रहे हैं कि यू आर नॉट प्रेग्नेंट, जो हुआ हमारा फॉल्स नेगेटिव, तो वो हुआ मेरा टाइप 2 एरर। तो आपको बस 2 चीजें याद रखनी है, क्या, टाइप 1 एरर वो क्या है, फॉल्स पॉजिटिव, टाइप 2 एरर क्या है, वो है फॉल्स नेगेटिव। बस इतना ही याद करना है, कुछ इसके डेप्थ में नहीं जाना, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना याद कर लो कि फॉल्स पॉजिटिव है मेरा टाइप 1 एरर, फॉल्स नेगेटिव है मेरा टाइप 2 एरर। पॉजिटिव वाला टाइप 1, नेगेटिव वाला टाइप 2, फॉल्स तो है ही तभी तो वो एरर है। ठीक है, फॉल्स तो है ही तभी तो वो एरर है, फॉल्स पॉजिटिव है तो टाइप 1, फॉल्स नेगेटिव है तो टाइप 2 एरर। इज दैट क्लियर? चलो अब जल्दी से हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स अगर आपसे बन गए मतलब आपके सारे कंसेप्ट्स एकदम क्लियर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, वेरिएबल्स हुज वैल्यूज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल। यहां पे पूछा गया है कि वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू आप नंबर्स में दे सकते हो, जिनकी वैल्यू आप नंबर्स में दे सकते हो, उस डेटा को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्वांटिटेटिव, ऑप्शन नंबर बी क्वालिटेटिव, ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट वेरिएबल्स एंड ऑप्शन नंबर डी क्वांटिन्यूअस वेरिएबल्स। तो क्या कहते हैं उन्हें? जल्दी बताओ, जिनमें नंबर है उन्हें क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट पे आते हैं, फ्लावर कलर इज, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट कलर। अब वो क्या बात कर रहे हैं? कलर के बारे में। क्या ये कलर मेजरेबल है? जल्दी बताओ, मेजरेबल है? नो, तो इट इज अ नॉन मेजरेबल थिंग। कैसी है ये? नॉन मेजरेबल थिंग। और जब भी कोई चीज नॉन मेजरेबल होती है वो क्या होती है? क्वालिटेटिव डेटा। क्या होता है वो? क्वालिटेटिव डेटा।
तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्वांटिटेटिव, ऑप्शन नंबर बी क्वालिटेटिव, ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट, ऑप्शन नंबर डी कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। Which of the following correlates highest correlation between the variables? अब आपसे सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं 0.25 सबसे ज्यादा कोरिलेशन बताएगा, 0.5 बताएगा, -0.75 बताएगा या +2 बताएगा। अब आप बताओ कि हमारी पी वैल्यू क्या है? 0.05। तो 0.05 से सबसे ज्यादा पास क्या होगा? सबसे ज्यादा पास कौन सी वैल्यू है? क्या 0.25, क्या 0.5, 0.75 या +2? जल्दी बताओ। इसका आंसर होना चाहिए 0.75। 0.75 सबसे ज्यादा करीब है ना इसके, तो ये सबसे ज्यादा कोरिलेशन कौन बताएगा? 0.75 वाला ही तो बताएगा। कितना आसान है ये। चलो नाउ correlation coefficient indicates that the degree of correlation between two variables, correlation coefficient जो हम किससे लिखते हैं? R से। तो R क्या बताता है हमें? कोरिलेशन। तो कोरिलेशन अगर सबसे 0.05 से सबसे ज्यादा पास है -0.75, तो इसलिए वो क्या है? वो है हमारा कोरिलेशन। अब आ जाओ। A statistical test which indicates the chance or probability of an observed difference between two means occurring by chance is called। अब हम बात करें statistical test which indicates chance or probability। क्या बता रहे हैं? Probability of an observed difference between two means occurring by chance is known as test of significance, means, ratio और normalcy। अब आप मुझे बताओ कि हमने बहुत अच्छे से बताया था कि P वैल्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रूविंग नल हाइपोथेसिस रॉन्ग। तो वो क्या था? प्रोबेबिलिटी। और सिग्निफिकेंस क्या बताता है? P वैल्यू कितनी है। P वैल्यू से क्या पता चलता है कि वो टेस्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो यहां पे क्या आंसर होना चाहिए? आंसर होना चाहिए टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। इज दैट क्लियर? चलो, तो statistical test which indicates the chance or probability of an observed difference between two means occurring by chance is called as test of significance। इसी के साथ हमने पूरा बायोस्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन एंड आंसर के साथ समझ लिया है। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो और दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन हो तो डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली क्लियर ऑल योर डाउट्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स बिलीव करता है एकदम फ्री एजुकेशन, एंड वो भी कितने सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। आप हमारे ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, आप हमारे ऐप से देख सकते हो, आप यूट्यूब पे फ्री देख सकते हो, आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जा सकते हो। कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एकदम फ्री एजुकेशन, ताकि आप जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा कर पाएं। मैग्नेट ब्रेन्स बिलीव करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, एंड वो भी इतने सारे फील्ड में, CBSE क्लास किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक, NTSE, ओलंपियाड, CUET, IIT, JEE, नीट, RRB, SSC, जैब कैप, मतलब देयर आर सो मेनी ऑप्शंस फॉर यू। तो देरी किसी बात की, अभी जाइए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और लाइक करिए मेरे वीडियोस, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय मोर वीडियोस इफ यू लाइक वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।